नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अध्ययन करने वाले हैं साथी। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिया गया है, तो जो भी साथी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें प्लीज़ आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वहाँ पे साथी आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का भी पूरा बुक कंप्लीट करवाया गया है, तो आप लोग उसको भी देख लेंगे। और साथ में आपका जो लैंग्वेज का पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, उसका भी आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट जरूर करें। और साथ ही आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अध्ययन करने वाले हैं। जिस साथी को इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले साथी हम GS का अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट में जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है 40, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि GS का जो वेटेज है अधिक है, इसलिए हम सबसे पहले GS का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथी आप लोग लेक्चर को पूरा देखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप भी अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और वीडियो के लास्ट में साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कितना स्कोर हुआ यह भी बताइएगा। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट का आप लोग कितना इसमें सही आंसर कर पाए हैं ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी आपके सामने, तो याद रखेंगे इसमें से कौन सा है। तो फ्लू है आपका संक्रामक बीमारी, जो कि कई बार यह बताया गया है। ठीक है, फ्लू एक विषाणु द्वारा होने वाला एक संक्रामक बीमारी है। और याद रखेंगे साथी कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से खांसने से, छींकने से या फिर जूठा पानी पीने से, इन सभी कारणों से यह फैल जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो कहता है, पानी में उपस्थित जीवाणु को समाप्त करने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, पानी में उपस्थित जीवाणु को समाप्त करने के लिए साथी किसका उपयोग करेंगे? तो क्लोरीन का उपयोग करेंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम आगे, तो कहता है ध्यान दीजिएगा कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? साथी यह प्रश्न जो है काफ़ी बेसिक प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को बताना चाहिए। यह साथी क्लास 1 से लेकर कोई भी क्लास का बुक हो तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे यह चीज़ बताया जाता है, बच्चों को यह पढ़ाया जाता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखेंगे कब गए थे? तो याद रखेंगे 1969 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है आपका यहाँ पे कथन है साथी, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभिकथन 1 और अभिकथन R है, जो ध्यान दीजिएगा। अभिकथन A जो है यहाँ पे देखिए, तो कहता है नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कारण जो है, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ था और हल्का था, यह चमकीला और धुलने से सुगम था। अब इसमें से बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे आप सब ध्यान से करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे पाचन तंत्र होगा। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है समझिएगा। कह रहा है भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्वों में बदलता है कौन? तो वही बदलता है साथी, पाचन तंत्र बदलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित का मिलान करें। चलिए, एक तरफ आपका डिसीज है, रोग है, और इसका रोग का कारण है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा रोग किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। इसका अगर बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा साथी क्या? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथी क्या? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्फ्लूएंजा जो है यह आपका क्या होगा? तो वायरस के कारण होता है। फिर पेचिस जो है यह किसके कारण होता है? तो
चूहा परजीवी के कारण होता है, और आपका जो टाइफाइड है यह किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे साल्मोनेला टाइफिड बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये सारे नाम याद रखेगा, आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से प्रश्न। ठीक है, एक तरफ आपको डिशेज दे दिया जाएगा, उसके कारण को बताना होगा या फिर उसके उपचार को बताना होगा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन सा है, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन है बताइए। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। ये जो है ये साथ ही 5 पोषक तत्व जो है ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हम आगे तो कहता है नीचे दिए गए कथन है, कथन 1 और कथन 2। चलिए समझते हैं कथन को हम लोग। तो कहता है पहला कथन है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान कराती है। दूसरा कथन कह रहा है मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधे की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2 जो है सही कौन सा होगा, आप लोग जरा बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर 3 कथन ए जो है यह सही है, परंतु कथन 2 जो है यह क्या है तो गलत है, याद रखेंगे। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। तो मिट्टी खनिज पोषक तत्व से भरपूर होती है, याद रखेंगे, और पौधे की वृद्धि और अन्य शारीरिक कार्य के लिए आवश्यक होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मिट्टी द्वारा पौधे को दिए जाने वाले पोषक तत्व जिसमें नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, लोहा आएगा, आदि बहुत सारी चीज़ें, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गिलहरी और चूहा क्या कहलाते हैं। साथ ही गिलहरी और चूहे जो है यह क्या कहलाते हैं, तो याद रखेंगे यह आपका क्या कहलाएंगे तो कृतक कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे तो कृंतक कहलाएंगे, जिसको हम रोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रोडेंट कहते हैं, याद रखेंगे। ये सभी स्तनधारी प्राणियों में आते हैं साथियों, और लगभग 40% इसका क्या है भाग है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे तो ध्यान दीजिएगा। कहता है यहाँ पे हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए, यह प्रश्न आप सभी कमेंट में कल परसों डेली हम देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं बहुत ही क्वेश्चन का लेवल कम है। क्वेश्चन का लेवल कम है तो आप लोग यह बताया करिए कि आप इस 80 जीएस के 80 प्रश्नों में से आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं, पहले ये बताया करिए, फिर आप लोग बोलिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है नहीं है। ऐसे हम कैसे मान लें कि आपके लिए क्वेश्चन का लेवल कम है या फिर बेसी है। तो आप लोग पहले बताया करें कमेंट में कि आप जीएस का जो प्रश्न 80 है इसमें से आप कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं, कितना सही कर पाए हैं। अगर आप 85 सही कर पाए हैं तभी तो मान लेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन का जो लेवल है यह कम है, आसान है, और भी बेहतर आना चाहिए। ऐसा ही बोल देने से नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसका बात हम करें तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका साथी रेटिना। ठीक है, रेटिना जो है यह क्या है तो हमारी आँखों को रेटिना भाग पर क्या होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे। और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। शायद आपको पता होगा या फिर जिसको नहीं पता होगा इस बात को याद रखेंगे। रेटिना आँख के पिछले पर्दे को कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह 3 बात आप लोग आँख के बारे में याद रखेंगे, रेटिना के बारे में। कह रहा है शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है, कैसे बुझाया जा सकता है तो याद रखेंगे साथी यह इसका राइट आंसर होगा बालू तथा मिट्टी के द्वारा। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर बिजली के द्वारा कोई भी आग लगा हुआ हो तो सबसे पहले तो वहाँ पे पानी कभी नहीं फेंकना चाहिए। अक्सर लोग देखेंगे कि जहाँ पे आग लगता है तो पानी बिना सोचे समझे फेंकने लगते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वह व्यक्ति भी उस चपेट में आ जाएंगे, इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वहाँ पे हमें बालू या फिर मिट्टी या फिर अगर बोरा ओड़ा है ये सभी चीज़ तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो कहता है अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे, यहाँ समझेंगे थोड़ा सा और भी यहाँ पे है, तो उसे हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्लियर होने दीजिए, उसको हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी भी प्रकार का साथी जंग लगे लोहे से या फिर किसी भी तरह का चीज़ से आपका कुछ हाथ वाथ कट जाता है या किसी भी प्रकार का खरोच आ जाता है, नुकसान आ जाता है आपके शरीर में, तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, टेटनस का सुई लेना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम जानते हैं। तो ये बेसिक प्रश्न था, यह सभी जानते होंगे लगभग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर से स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताइए कौन सा कथन सत्य है आप लोग। इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो आलू एक क्या है, तो रूपांतरिक तना है, इसको याद रखेंगे। आलू क्या है, तो एक रूपांतरिक तना है, यह आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें हम आगे। तो यह बताइए आप लोग कि आलू में क्या पाया जाता है, कौन से तत्व पाए जाते हैं आलू में। हम कल के क्लास में बताए थे, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें, आप लोग बताइएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है बरसात में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है क्या। बरसात में जो लगाई जाती है फसल वो क्या कहलाती है। तो यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं मानूंगा कि ये सारे जो प्रश्न है सिंपल है, लेकिन हर प्रश्न को आप लोग सिंपल कहते हैं, तो यह थोड़ा सा मुझे भी आश्चर्य लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और शायद आपके लिए यह बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती नहीं बना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग ना बोला करें, ऐसे ऐसे बात, क्योंकि हमें भी गजब लगता है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखें, जब एग्ज़ाम होगा तभी पता चल पाएगा कि क्या पैटर्न है, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है। संचार का सबसे तेज माध्यम अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, आपके समक्ष है कि इसका सबसे तेज माध्यम वर्तमान में बात की जाए तो इंटरनेट से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, एक समय था कि संचार का माध्यम डाक सेवा था, उसके बाद समाचार पत्र था, अब वर्तमान में इंटरनेट का ज़माना आ गया है जो कि आप सभी यूज करते हैं। आगे हम बात करें तो कहता है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। साथ ही भारत का जो राष्ट्रगान है यह आप बताइए किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग इसको। अगर बात की जाए आपसे कि साथी भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे यह साथी किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये दो बात आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रगान की जो गाने की अवधि है कितना सेकंड है, तो याद रखेंगे 52 सेकंड है। कितना है, 52 सेकंड है। वही आकर पूछ दे आपसे कि राष्ट्रीय गीत की अवधि कितनी है, तो 65 सेकंड है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम जो है थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको 65 सेकंड रखा गया है, याद रखिएगा। बात की जाए कि साथी अपना जो राष्ट्रगान है इसको कब अपनाया गया था, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन जो है यह राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में दोनों को एक ही दिन के रूप में अपनाया गया था, जो कि आप लोग याद रखेगा। बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है हिमालय पर्वतारोहण संस्था किस वर्ष स्थापित किया गया था। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका 1994 में। ठीक है, 1994 में हिमालय पर्वतारोहण संस्था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हम आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्हें एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित थी, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों वह उत्तराखंड के रहने वाली थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही उन्होंने 1984 ईस्वी में साथियों दुनिया में के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अगर बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेंगे साथ ही 8,848 किलोमीटर है। ठीक है, 8,800 किलोमीटर नहीं, 8,848 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करें हम आगे। तो कहता है फिर से आपका यहाँ पे साथी कथन है, कुछ ध्यान दीजिएगा। अभिकथन ए और आर ध्यान देंगे। कहता है सबसे पहला अभिकथन ए जो है, कहता है ज़्यादातर पंछियों की आँख स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। ठीक है, यह कहा जा रहा है। कारण क्या है, तो याद रखेंगे ज़्यादातर पंछी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इस वजह से। अब हम समझते हैं कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका साथी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात की जाए पक्षी के बारे में, थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा कि पक्षी अक्सर अपनी गर्दन को हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखें उनके सिर के दोनों ओर स्थिर होती है। इस वजह से क्या करते साथी, तो वो अपने अपने जो उनका गर्दन है, उनका सर है, वो हिलाकर इधर उधर देखती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेगा। चलिए बात करें हम आगे, तो फिर से आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल रहा होगा कि स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपको बहुत मिलने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट वाले प्रश्न को कीजिएगा। कहता है अभिकथन 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। चलिए समझते हैं कारण क्या है। तो कारण है बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकास होगा। यह बात मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए और इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मुझे भी यही लग रहा था कि यह बिल्कुल सही है। किसी बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए साथियों सबसे पहले उसको चित्र दिखाना चाहिए। चित्र इसलिए दिखाना चाहिए ताकि उस पाठ में जो भी कहानी है उसको अच्छे ढंग से अपने दिमाग में अटा सके। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कहता है इनमें से कौन से गैस ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ावा देती है। समझेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ते हुए देखते हुए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही अगर बात करें हम इसके बारे में तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि CO2 होता है, और जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि ये सभी शामिल होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में एक प्रमुख योगदायक बन जाता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अधिक क्या होता है, तो साथी यह आपको याद रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे लिखी चीज़ों में कौन सी बायोडिग्रेडेबल है। चलिए समझते हैं बायोडिग्रेडेबल जो है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा साथी क्या, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बायोडिग्रेडेबल जो है ये कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे पहले बड़ा लड़क है, फिर प्लास्टिक के खिलौने हैं, फिर क्या है साथी, तो फिर आपका है सेब है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका बड़ा लड़क है, उसके बाद भुना हुआ चिकन है और आपका सेब है। यह क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, याद रखेंगे। अब यह क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, समझिएगा, वे पदार्थ जो उस पर कार्य करने वाले सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित और सरल पदार्थों में टूट सकते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कथन नंबर आपका ए और आर है, समझिएगा यहाँ पे कथन को। साथ ही कथन नंबर ए जो कह रहा है, अभी कथन ए है कि पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। क्यों, कारण क्या है, तो जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिक में परिवर्तन हो जाती है तो पौधा इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। चलिए समझते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, याद रखेंगे। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे अवशोषित नहीं कर सकती है, लेकिन वे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है प्रश्न नंबर आपका 64 कि भारतीय संविधान के 92 एक सेकंड साथियों, भारतीय संविधान के 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका एंटी डिफेक्शन अधिनियम। ठीक है, एंटी डिफेक्शन अधिनियम जो है यह क्या है, तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि 92 संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा साथी, नेक्स्ट प्रश्नों पे कहता है किस स्रोत का
पानी पिए योग्य होता है? ध्यान दीजिएगा, किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथी आपका क्या? तो याद रखेंगे हैंडपंप का। ठीक है, क्या होगा? हैंडपंप के अंदर जो होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के अंदर का जल प्रदूषित नहीं होती है, इसलिए जब हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो हमें पानी पीने योग्य मिलता है। और याद रखेंगे जो होता है यह डायरेक्ट साथी अंदर से एकदम ज़मीन के गहराइयों से इसको कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसका पानी आप लोग गांव में अक्सर हैंडपंप का यूज होता है। जब गांव आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत ही मीठा, बहुत ही बेहतर पानी लगता है हैंडपंप का। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान कराता है? बहुत बार बताएगा प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथी क्या? तो याद रखेंगे आपका अनुच्छेद 14 जो है यह क्या कराता है? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद जो 14 है साथी, यह जो है यह क्या कराता है? तो यह भारतीय संविधान में समानता का अधिकार सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को प्रदान कराता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है साथियों राज्य के भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या फिर विधियों के समान संरक्षण के वंचित नहीं किया जाएगा। चाहे वो मैं रहूं, आप रहें या फिर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, सभी साथियों भारत के एक कानून होगा सभी के लिए, और सभी उस अपराध के लिए उसी कानून के अंतर्गत उनको सजा दिया जाएगा। यह बात हमें अनुच्छेद 14 का गारंटी दिया जाता है। अगर बात करें हम आगे तो कहता है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? साथी सबसे बड़ा जो महादेश है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे साथी इसका राइट आंसर होगा एशिया महादेश जो है यह सबसे बड़ा महादेश है, इसको याद रखेंगे। अगर पूछा जाए आपसे कि दूसरा कौन सा स्थान आता है तो याद रखेंगे साथी दूसरा जो सबसे बड़ा महादेश है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अब बताइए, ये सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये सब प्रश्न जो है बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन बात मानिए आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हम बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में प्रश्न आसान ही पूछा जाता है। 5-10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां से आपका कटअप डिसाइड होता है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, 5-10 ऐसे प्रश्न होते हैं जहां से आपका कटअप डिसाइड होता है, और वही प्रश्न फंसाने वाला होता है, वही प्रश्न आपका कटअप हाई करने वाला होता है। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को आप लोग आसान मत बोला करिए। ठीक है, कुछ प्रश्न होंगे जो आसान होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हार्ड भी होते हैं। ठीक है, चलिए बात करें हम आगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है साथियों? तो याद रखेंगे आपका लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर इनके बारे में तो याद रखेंगे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 1875 को हुआ था, याद रखेंगे। और साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक बात और भी याद रखेंगे कि इनका वल्लभ भाई पटेल नाम था, सरदार की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो साथियों बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था, और वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे हम करें बात। तो फिर से आपका स्टेटमेंट वाला यहाँ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है, और कारण क्या है? तो धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। चलिए समझते हैं इसका कारण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा साथी। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न पे अगर बात की जाए तो 70 नंबर आपका क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है मुद्रा का वर्गीकरण कीजिए। इस प्रकार से आपको दिया गया है, एक तरफ मुद्राएं हैं और साथियों उसका कण और प्रकृति है। अब आपको बताना है कि कौन सा मुद्रा का कौन सा कण और प्रकृति है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर 3। समझिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साथी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 अगर बता दिए तो यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा यहाँ पे कि कौन सा मुद्रा किसके अंतर्गत आएगा। वहाँ पे अगर बात करते हैं हम तो कहते हैं भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा माना जाता है। बहुत
बेस्ट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही अगर बात करें हम इसके प्रश्नों की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो याद रखेंगे प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, यह प्रस्तावना क्या है, तो याद रखेंगे जिस तरह से किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए एक तरह से समझ लीजिए समरी के रूप में दिया जाता है कि उस कहानी में क्या क्या हमें पढ़ना है, उस कहानी में किस किस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई है, उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान में साथियों प्रस्तावना का वर्णन किया गया है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे संविधान जो है यह किस तरह से है, कैसा है, कितना अच्छा है, क्या है, इसमें किस किस चीज़ का बात की गई है, यह हमें प्रस्तावना जो है ये संक्षिप्त रूप में बताती है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन जो है यह आपका राइट आंसर होगा। क्लोरीन गैस जल के कीटाणु को नष्ट करता है और जल को अन्य विषाणु से भी शुद्ध बनाया जाता है, जिसमें याद रखेंगे आप लोग। चलिए बात करें हम आगे, तो कहता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है। विद्युत का जो चालक है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे तांबा है। ठीक है, तांबा है सबसे अच्छा चालक, याद रखेगा। उसके बाद लोहा, चांदी, सोना ये सभी तथा ग्रेफाइट इत्यादि विद्युत के क्या है, तो सुचालक है, इसको याद रखेगा। ठीक है, यह चालक है और यह सभी जो है यह क्या है, तो सॉरी यह नहीं, सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सभी जो है ये सुचालक है, याद रखेगा। कहता है इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है। लंबाई मापने का जो साधन है वह कौन नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा साथी क्या, तो पानी जो है ये लंबाई मापने का साधन नहीं है, याद रखेगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूली क्या है। साथी मूली जो है यह क्या है, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा साथियों जड़ है। ठीक है, मूली क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। मूली जो होता है साथियों वो मिट्टी के नीचे वो बड़ा होता है, ऊपर में सिर्फ उसका पत्ता दिखते हैं, तो याद रखेंगे मूली जो है वो जड़ है और यह एक रूपांतरिक जड़ होता है, यह भी याद रखेंगे। साथ ही इसमें और भी अगर बात की जाए तो गाजर जो है, शलजम है, मूली है, चुकंदर है, शकरकंद है, ये सारे जो है ये क्या है, तो यह सभी जो है रूट हैं, जड़ हैं, इसको याद रखेंगे। अगर बात करें हम आगे तो कहता है अगर आपके कपड़े में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। साथ ही इसका बताइए आप लोग आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, याद रखेंगे कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा चारों तरफ दौड़ने की शुरू कर दीजिए। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, यह जो है यह सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। जब भी किसी व्यक्ति को अगर आग पकड़ ले तो आप सभी देखते होंगे कि वह व्यक्ति जो है वह अक्सर क्या करता है, कहीं रुक जाता है और वह कोशिश करता है कि उसका बॉडी, उसका शरीर ढक जाए, जिसमें वह फर्श पर लेटने लगता है ताकि जल्द से जल्द उसका शरीर से जो आग लगा हुआ है छूट जाए। उसके बाद वह अपने चेहरे को सबसे पहले ढकने का प्रयास करता है, क्योंकि चेहरा एक बार खराब हो गया तो फिर कोई उपाय नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। समझिएगा यहाँ पे आपको, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो साथ ही यहाँ पे कोड की सहायता से समझिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ए और बी। ठीक है, ए कह रहा है यह पत्थरों से बनाए जाते हैं और बी है इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आते हैं, जो कि कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न है 78 प्रश्न कह रहा है सासाराम किस जिला का मुख्यालय है। सासाराम जो है यह किस जिला का मुख्यालय है, तो यह साथियों रोहतास जिला का मुख्यालय है, याद रखिएगा। ठीक है, रोहतास जिला का मुख्यालय है और सासाराम में अफगान शासक शेर शाह सूरी का मकबरा है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका बात करते हैं, तो फिर से कथन वाला है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। अभी कथन ए कह रहा है इस बार रामू ने अपने बगीचे में क्या किया, रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया। इस बार तो फलों जिसमें आम में कीड़े लग गए। कारण क्या है, तो पक्षी होते हैं तो कीड़े को खा लेते हैं और इसे फल खराब नहीं होता। क्या सही है जरा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथी क्या, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड क्या होगा,
ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, जो कि सही है। अगर बात करें हम आगे तो कहता है महाकाव्य भारत का मूल नाम है। महाकाव्य जो है यह भारत का मूल नाम है। कौन सा महाकाव्य है जरा बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा साथी आपका जय संहिता। ठीक है, महाभारत अगर बात की जाए तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है और समय बीतने के साथ इसमें भारत संहिता और फिर महाभारत के रूप में जाने लगा। तो इसका पुराना नाम क्या है महाभारत का? तो जय संहिता है। इसको याद रखेंगे आप सभी। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा, गोरीगेमी क्या है? गोरीगेमी साथियों ओरिगेमी क्या है? ध्यान दीजिएगा, ओरिगेमी क्या है एक प्रकार से? तो याद रखेंगे यह एक प्रकार का क्या है? तो साथी कागज मोड़ो की कला है। क्या है? कागज मोड़ने की कला है, याद रखिएगा। ओरिगेमी एक पेपर फोल्ड करने की जापानी कला है, इसको याद रखेंगे। कहाँ की कला है? तो जापानी कला है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आपका प्रश्न का फिर से लेवल देख सकते हैं किस तरह से लेवल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड साथी ध्यान देंगे साथी। यहाँ पे कह रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो कौन से होंगे? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा गया है, याद रखिएगा। कब लिखा गया है? तो 1934 ईस्वी में इसको लिखा गया था, याद रखेंगे। और यह ब्रिटिश भारत की विभिन्न जेलों में 1930 से लेकर 33 के बीच उनके द्वारा व्यतीत जीवन काल के दौरान विश्व इतिहास पर लिखे गए ध्यान दीजिएगा 196 पत्रों का संग्रह है। यह आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें हम तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पे अगर बात करते हैं हम तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 83 नंबर प्रश्न कि नीचे दिए गए कथन पे ध्यान दीजिए। कथन नंबर 1 है अभिकथन 1 और आर। चलिए समझते हैं। कह रहा है हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे क्या करते हैं? तो रेफ्रिजरेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो रेफ्रिजरेट रखते हैं, मतलब ठंडे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, इस प्रकार से फ्रेश रखते हैं। बात करता है कारण की, तो कहता है रेफ्रिजरेट का कम तापमान सूक्ष्मजीवी की वृद्धि में मदद करता है। अब बताइए कौन सा कथन सही है। साथ ही अगर बात करें हम तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी क्या? तो ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही करता है, इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। करते हैं बात नेक्स्ट प्रश्न पे। तो कहता है थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार जो है यह किस धर्म में मनाए जाते हैं, आप लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, यह हिंदू धर्म में मनाया जाता है। यह जो थाईपुसम त्यौहार है, यह आप लोग सोच रहे होंगे कि यह तो त्यौहार हम लोग जानते ही नहीं है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में बात करते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, यह तमिल समुदाय द्वारा थाई के तमिल महीने में पूर्णिया पर्व मनाया जाता है, इसलिए साथी यह हिंदू में आता है, याद रखेंगे। तमिल लोग भी जो है वह एक प्रकार के हिंदू हैं, इसलिए यह हिंदू धर्म में आता है, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका था? साथ ही बताइए आप सभी लोग इनके बारे में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी का था, याद रखेगा। इनका अगर बात की जाए समय काल की तो याद रखेंगे साथियों 1952 से लेकर कब तक? तो 1957 तक यह रहे हैं, यह पहली बार। उसके बाद फिर से यह बनते हैं जो कि 1962 में। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर बात करें हम आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है ईवीएम किसे कहते हैं? साथ ही ईवीएम जो है आप सबको पता होगा या किसको कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम ईवीएम कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी भारत में? तो यह भी याद रखेंगे 1989 में साथी सबसे पहले भारत में जो आम चुनाव हुआ था, इस समय
चुनाव आयोग के द्वारा भारत की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को विकसित किया गया था और सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है उर्वरक के बारे में सही कौन है। साथ ही उर्वरक के बारे में सही कौन सा है, आप लोग इसमें से बताइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है, केवल ए और डी जो है यह सही है। क्या कह रहा है ए और डी, समझिएगा फिर से। तो ये कह रहा है साथी यहाँ पे कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो कि विशेष पौधों से समृद्ध होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद डी नंबर है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता से पाए जाते हैं, यह भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट होता है सही। चलिए बात करें हम आगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है पौधे में विकास या फिर वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा क्या, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोमट मिट्टी जो होता है, दोमट मिट्टी यह सबसे उपयोगी होता है किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, दोमट मिट्टी मुख्य रूप से जल को अवशोषित करती है और भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, कहता है मृत्तिका मिट्टी, ठीक है, क्या कहता है मृत्तिका मिट्टी डैश होती है, क्या होती है मृत्तिका मिट्टी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों कम क्या होता है, कम सुबाधित होती है। मृत्तिका मिट्टी जो होती है ये कम सुबाधित होती है और ये गीले और अच्छी तरह से वांछित नहीं होती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यह भी याद रखिएगा कि इसे जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, चलिए बढ़े हम आगे। तो आप सभी को यह बताइए कि स्टेटमेंट कैसा लग रहा है, प्रश्न कैसा लग रहा है और पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा साथी, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है, अपने शिकार को पकड़ने समय वह तेजी से भागता है, उसे पाए जाने वाली की संभावना है क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, वो कहाँ हमें पाई जाएगी, तो याद रखेंगे साथी यह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अगर हम थोड़ा और बात करना चाहें तो याद रखेंगे कि साथियों जिसके शरीर पर धारियाँ होती है, जो अपने शिकार को पकड़ने समय बहुत तेज़ी से चलता है या फिर दौड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो बाघ के समान मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, बाघ के समान, चीता हो गया, यही सब तो होता है, उसी के बॉडी पे धारी भी होता है और सबसे तेजी से वह दौड़ता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये सारे जो होते हैं जानवर, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाए जाते हैं और उस वहाँ पे सबसे अधिक बाघ बहुतायत में पाए जाते हैं, यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पूरा डिटेल में हम आपको कोशिश करते हैं कि बताएं। कथन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक कि सभी पादप स्वपोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कथन कह रहा है आपका कि सभी पादप अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप लोग बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है। इसमें बात करें हम तो याद रखेंगे साथ ही इसका कथन ऑप्शन नंबर 1 जो है, कथन ए और आर दोनों सही है, याद रखेंगे। पौधे शैवाल सामान्य तौर पर स्वपोषी ही होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे साथी, यह क्या थे, तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। और याद रखेंगे साथी हमारे भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, ये औपचारिक रूप से है, याद रखेंगे। और अब तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन गए हैं, यह भी याद रखेंगे। सबसे पहले आपका बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, फिर मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, जगजीवन राम थे, यशवंत राव थे और आपका चौधरी देवी लाल थे, और लास्ट जो अंतिम 7वां उप प्रधानमंत्री थे वे कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे साथी आप लोग। बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिए, कहता है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या जो है आप सबको याद होगा कि साथी 8 है। ठीक है, कितनी है, 8 है। और यह सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण इस प्रकार से है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है भारत गणतंत्र हुआ था
साथ ही आप लोग बताइए भारत जो है यह गणतंत्र कब हुआ था? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसी दिन संविधान लागू भी हुआ था साथ ही, और इसी तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तिथि को बता रहे हैं हम। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। पूर्ण स्वतंत्रता 26 जनवरी को हुई थी, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें। कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा साथी क्या? तो तंत्रिका कोशिका जो है यह सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में, याद रखेंगे। और यह भी याद रखेंगे इसके बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, कि न्यूरोस या फिर तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो लगभग 3 फीट साथियों तक लंबी यह होती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए हम आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों। कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। कह रहा है मुख्तारपुर गांव में रहने वाली के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमल्ली कस्बे के पास है, जहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। ठीक है, जहाँ परिवार क्या है? तो बुनकर हैं, और इसलिए इस बुनाई को पोचमल्ली नाम से पहचाना जाता है। यह पोचमल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए जरा आप लोग। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? तो साथी इसका राइट आंसर होगा आपका तेलंगाना में है। यह पोचमल्ली जो है साथी, यह गांव कहाँ है? तेलंगाना में है, इसको याद रखेंगे। और इस प्रकार की बुनाई का लगभग 80 गाँवों के समूह पोचमल्ली के नाम से रखा गया है, यह आप लोग फैक्ट है, याद रखेंगे। चलिए बात करें हम आगे। तो कहता है चीन और भारत के बीच तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? चीन और भारत के बीच बात की जा रही है, तो ये बता दें साथी, यह अभी हाल ही का मुद्दा है। आप सब शायद अगर करेंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको पता होगा कि चीन अब पूरे विश्व का, पूरे संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश नहीं है, साथ ही यह अब पीछे रह गया है। और इसमें अब भारत ने क्या किया है? तो एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है, जो कि भारत अब पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला साथी देश बन गया है। ठीक है, यह दुख की बात है कि भारत ऐसे ऐसे आंकड़े को ही तोड़ सकता है और आंकड़े को नहीं तोड़ता है, यह दुख की बात है। ठीक है, तीसरा बात की जा रही है, तो तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो देश है वह कौन है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका साथी, वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? साथ ही कल भी आपको यह प्रश्न बताया गया था। तो आपका ऑक्सीजन जो है यह क्या है? तो यह जलने में सहायता प्रदान कराती है, याद रखेंगे। और वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो लगभग अगर बात करें तो 21% इसका योगदान है। 21% इसका लगभग वायुमंडल में इसका गैस है साथी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। कहता है अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना चाहिए? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अचार को लंबी अवधि तक रखना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो याद रखेंगे इसको पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ठीक है, अभी गर्मी का मौसम है, आम का समय है और अचार का मौसम भी है, सभी के घर में अभी अचार बन रहे होंगे। तो आप लोग इस उपाय को याद रखेंगे कि अचार को लंबे समय तक रखना है तो उसको पानी नहीं जाना चाहिए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? याद रखेंगे साथी, बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका 1936 में। ठीक है, 12 मार्च 1936 को बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। हम बात करें आगे तो कहता है किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? साथी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें हम इसके बारे में तो इसी शब्द का प्रयोग छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए आंध्र प्रदेश ना देकर छत्तीसगढ़ तो उसको भी आप लोग सही करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है दिमागी बुखार बच्चों पर हो वह है, दिमागी बुखार बच्चों पर होता है वह है कौन सा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा साथ ही आपका ऑप्शन नंबर 3।
ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 एस्फेलाइट्स, ठीक है। एस्फेलाइट जो है यह आपका क्या है, तो मस्तिष्क की सूजन से की जाने वाली वायरस या फिर बैक्टीरिया है, जो कि दवा या फिर प्रतिचित प्रणाली की खराबी जैसे संक्रामक बीमारी है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है कि भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो साथियों कप्तान होता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियमित में सहायक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मटर जो है साथी यह क्या है, तो फलिया और मटर जो है यह फालीदा पौधे का तथा उनके रूट नाइट्रोजन में राइबोसोम होता है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा क्लियर होने दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपका प्रश्न कि दूध और सूक्ष्मजीवी, ठीक है, दूध और सूक्ष्मजीवी से मुक्त करने की प्रक्रिया को पौष्टिकरण कहा जाता है, क्योंकि याद रखिएगा साथी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रक्रिया की खोज लुई पॉस्चर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो लुई पॉस्ची कहा जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर पर जोड़ती है। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे पनामा जो है यह आपका राइट आंसर होगा। पनामा नहर जो है यह अटलांटिक महासागर को पनामा के संकेत इल्तुतमिश से माध्यम से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कि भारत में सहायक गठबंधन नीति किसके द्वारा पेश किया गया था। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे यह सबसे पहले आपका साथ ही किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। और इस योजना को कब लाई गई थी, तो याद रखेंगे 1789 से साथ ही 85 तक, ठीक है। उसके बाद फिर से आता है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यह लाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें आगे, तो याद रखेंगे कहता है कथन अभिकथन 1 और 2 है, समझिएगा। कथन अभिकथन ए है कि ग्रीष्म ऋतु में खेतों के में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। कारण क्या है, तो इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों के जल वाष्प की दर अधिक हो जाती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगर बात करें हम आगे, तो कहता है महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था। साथ ही याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च जो है यह कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था, ठीक है। नमक मार्च इसको कहेंगे, या फिर साथ ही इसे हम नमक सत्याग्रह भी कहेंगे, याद रखेंगे। इस दांडी मार्च भी कहा जाता है, तो इसको 3 नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा आप सभी सब, ठीक है। और यह मार्च से अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के एक प्रमुख अहिंसक विरोध में कार्रवाई की गई थी, जो कि यह साथी याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद कहता है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। बिहार में जो जल मंदिर है साथी यह कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 पावापुरी में है, याद रखेंगे, आपको यह याद रखना होगा। और यह एक जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, जहाँ पे भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में साथ ही 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में निर्वाह अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की थी। उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, कथन कह रहा है आपका कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो यहाँ आपका कथन नंबर जो है साथी यह कई जीवों जैसे कृत्रिम और कृतक और क्या है, तो आवास प्रदान कराती है। जो कथन है यह सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ऊपरी मुद्रा जिसे ए क्षितिज के रूप में भी जाना जाता है और क्षितिज के नीचे ई क्षितिज के रूप में जाना जाता है, यह आपका क्या है, इसके बारे में याद रखेंगे। और यह ह्यूमस से भरपूर और सामान्य पर नरम और झड़पता हुआ प्रतीत होता है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है। साथ ही कल के प्रश्न में हम आपको बताए थे, कल के सीरीज में, कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर क्या होते हैं,
तो आप लोग बताइए जरा सा कि कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर अगर बात करें हम तो हो जाएगा साथी कर्क रेखा। ठीक है, याद रखेंगे कि कर्क रेखा जो है यह भारत से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में जो कर्क रेखा है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे साथी यह जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात ये आते हैं। इसको याद रखेंगे। कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह साथी याद रखेंगे कौन सा है, तो गैनीमीड है। ठीक है, गैनीमीड है, इसको याद रखेंगे। अगर बात करें इसकी व्यास की तो याद रखेंगे 5268 किलोमीटर है, जो कि साथियों बुध ग्रह से 8% बड़ा है। चलिए उसके बाद आपका कह रहा है कि द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई। याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा साथी क्या, तो आपका मूंगा मूल से। क्या होगा, मूंगा मूल से हुई थी। याद रखेंगे लक्षद्वीप सागर में प्रबाल द्वीपों का एक समूह है और इसे प्रबाल द्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह प्रबाल से साथी बना है, जो कि छोटे समुद्र जानवरों के कंकाल से इसे जिन्हें हम पॉपिल्स कहा जाता है। याद रखेंगे। अगर बात करें हम आगे तो कहता है ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। साथ ही सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वह कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। याद रखेंगे। साथ ही इसके बारे में बात करें तो यह 1828 से 1835 के शासनकाल में भी रहता है, इसका शासनकाल। याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है कल्पना करें कि आप एक वर्तारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा और में ज़मीन पर बिछाने के लिए टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ का चुनाव करना पड़े, तो निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे। जरा आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे क्या करेंगे, 2 तला वाली प्लास्टिक सीट लेंगे। क्या करेंगे, 2 तला वाली प्लास्टिक सीट लेंगे। याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह आपका शुक्र ग्रह है, और साथ ही यह पृथ्वी का जुड़वा बहन भी है, इसको यह नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो कहता है भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे पहला जो जीव मंडल है यह कौन सा है साथी, तो याद रखेंगे यह आपका नीलगिरी जीव मंडल है। इसको याद रखेंगे। ठीक है। अगर बात करें हम इसके बारे में तो नीलगिरी जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से में शामिल है। याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका अंतिम जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। कौन है, तो याद रखेंगे साथी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। साथी क्या है, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी लोग। और यह साथी होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान अनुसंधान केंद्र के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। यह आप लोग याद रखेंगे। कब, 1945 में। आपका अंतिम यह प्रश्न है साथी, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से आप लोग इसकी स्थान को भरिए। चलिए समझते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कह रहा है मेरी बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन क्या होगा यहाँ पे बताइए आप सभी सब। तो इसका राइट आंसर होगा साथी मेरी बहन जो है क्या है, अनूठी है। साथी किसी भी भाई का कोई भी कैसा भी बहन हो, लेकिन याद रखेंगे वह साथी उनकी बहन जो होती है बहुत प्यारी होती है, उसकी बहन एक अनूठी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अनूठी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका होता है साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 समाप्त। अगर बात करें हम जीएस की तो यहाँ पे आपका जीएस होता है समाप्त। अब हम आपका यहाँ पे करने वाले हैं साथी क्या, तो आपका मैथ और रीजनिंग जो है इसका जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं। आंसर आप लोग सही कर लेंगे, और साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका यह जीएस में 80 में से कितना मार्क्स अभी तक आ पाया है, यह आप लोग ज़रूर से बताएंगे। तो सबसे पहला का जो आंसर हो रहा है साथी क्या होगा, तो आपको याद रखेंगे सबसे पहला का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थर्ड की हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4 की हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 5 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 6 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 7 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका साथी क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा।
8 की हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 9 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर, साथी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका साथी 1 हो जाएगा। 10 की हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 11 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 12 की हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट अगर बात करें 12 नंबर प्रश्न की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 14 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथी, 15 नंबर प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 16 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। 17 नंबर की हम बात करें तो साथी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 18 नंबर की अगर बात की जाए तो 18 नंबर प्रश्नों की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। 19 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। साथ ही याद रखेंगे अगर 20 की बात करते हैं तो 20 नंबर का आपका आंसर साथ ही ऑप्शन नंबर 3 होगा। 21 नंबर की आपका ऑप्शन नंबर साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। 23 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 24 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 होगा। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 26 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन 2 होगा। 27 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 28 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 होगा। 29 की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 29 का आपका ऑप्शन नंबर साथी 1 होगा। 29 का आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। 30 का अगर बात करें तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 31 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 32 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 33 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 34 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 35 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 36 की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 36 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 37 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। 38 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका साथी 4 होगा। और 39 की बात की जाए तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। और यह आपका अंतिम साथी प्रश्न है जो कि 40 का, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस प्रकार से साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होता है 5 समाप्त। क्लास कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, यह बताइएगा ज़रूर आप लोग। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात साथी यह बताइएगा कि आपने इसमें से कितना सही किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथी कि आपका एनसीईआरटी और स्टेट जो आपका सिलेबस में दिया गया है, इसका भी हम लगातार क्लास चला रहे हैं आपके लिए। क्लास 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 10 तक इस प्रकार से हम सारा बिहार बोर्ड का बुक पढ़ रहे हैं, उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं और आपको क्लास ले रहे हैं। तो आप इससे इम्पोर्टेंट आपका वो भी क्लास है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।